तो कल हम लोगों ने बहुत सारी विशेषताएं देखी थी कॉफ डगलस की। अब एक कॉफ डगलस की एक विशेषता है कि कॉफ डगलस जो है यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? अगली जो अजम्पशन थी, विशेषताएं थी कि कॉफ डगलस यूलर प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने कल चर्चा की थी लगभग, यूलर थ्योरम क्या होती है इसके बारे में भी बताया था। यूलर थ्योरम क्या होती है? यूलर थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास जितने भी साधन हैं, लेबर, कैपिटल, श्रम, पूंजी, अगर उनको हम उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर पारिश्रमिक दें, भुगतान करें, उनके वेज का, और कैपिटल को क्या देते हैं? ब्याज। तो उनको सीमांत उत्पादकता के आधार पर दें तो क्या हमारा जो है टोटल उत्पाद जो है, जो टोटल प्रोडक्शन है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर समाप्त हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर समाप्त नहीं होता है तो प्रॉब्लम। मतलब जितने भी साधन हैं उत्पादन के, उनको अगर सीमांत उत्पादकता के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाए तो पूरा जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है, मान लो टोटल रेवेन्यू, जो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास जो भी हमने उत्पादन किया है, उससे अगर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, उत्पादन के साधनों को पेमेंट हो जाता है, भुगतान पूरा हो जाता है, तो अगर पूरा हो जाता है तो सिद्धांत सही है। अगर पूरा नहीं हो पाता, हमारा प्रोडक्शन कम पड़ जाता है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करने के लिए, सीमांत उत्पादकता के आधार पर उनको पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए, अगर हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो कुल उत्पादन है वो कम पड़ जाता है, जो हमारे पास कुल आय है वो कम पड़ जाती है, तो समस्या है, एक तरह की समस्या है। यानी जितना भी उत्पादन हो वो समस्त उत्पादन के संसाधनों में वितरित हो जाना चाहिए। और किस तरह से वितरित होना चाहिए? कि समस्त जो उत्पादन के साधन हैं उनके सीमांत उत्पादकता के आधार पर सबको पारिश्रमिक दें, और हमारा टोटल प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाए, पूरा जितना उत्पादन हुआ है, जितना आय मिली है हमें, वो उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक देने में वितरित हो जाए, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। कॉस्ट किस पे खर्चा कर रहे हो आप? लेबर कैपिटल पे। और टोटल प्रोडक्ट क्या है आपका? टोटल आय, कुल आय, टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर बराबर नहीं होता, यानी जो हमारे पास कुल उत्पादन है उससे पेमेंट नहीं हो पा रहा है पारिश्रमिक उत्पादन के साधनों का, तो समस्या है। इस समस्या को एक नाम से जानते हैं, पता है आपको? प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम बोलते हैं इसको। उत्पाद समापन प्रमेय, इसको निःशेषण भी बोलते हैं, निःशेषण। ठीक है ना? उत्पाद निःशेषण प्रमेय या समापन प्रमेय, इसको एक और नाम से जाना जाता है एडिंग अप थ्योरम। एडिंग अप प्रमेय, इसके 3 नाम हैं। ठीक है ना? ये 2 नाम हैं। उत्पाद समापन प्रमेय भी इसको बोलते हैं, इसको एडिंग अप थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? क्यों भाई? यूलर थ्योरम या उत्पाद एग्जॉशन थ्योरम या एडिंग अप थ्योरम सभी को क्लियर है? क्यों भाई? बताइए। कृपानंद, समझ में आया? हाँ, सिंपल सी बात है। उत्पाद समापन का मतलब क्या है?
कि अगर हम उत्पादन के साधनों को उनके सीमांत उत्पादकता के आधार पर मजदूरी दें, उनके पारिश्रमिक दें, तो पूरे उत्पादन से ये भुगतान पूरा हो जाए अगर, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन समाप्त हो जाएगा ना। अगर जितना भी उत्पादन हुआ है उससे भुगतान हो जाए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्ट हमारा पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा ना। क्यों भाई, समाप्त हो जाएगा, निशेष हो जाएगा ना। इसीलिए उसको बोलते हैं उत्पाद निशेषण प्रमेय। समझ में आ गया। अब इसको एडिंग अप थ्योरम क्यों, कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं सभी साधनों को हम क्या दे रहे हैं, सीमांत उत्पादकता के आधार पर पारिश्रमिक दिया जा रहा है। और इन सभी साधनों के जो पारिश्रमिक हैं अगर जोड़ दिया जाए, जो सीमांत उत्पादकता के आधार पर दिए जा रहे हैं अगर जोड़ा जाए, और जोड़ने पर योगफल, जोड़ने पर जो एडिंग है, जो योगफल है, जो सम है, अर्थात जो भुगतान किया गया है उसका योग कुल उत्पादन के बराबर आ जाए, तो कोई समस्या नहीं। यानी अगर जो जितना उत्पादन हमने किया है और जितने उत्पादन के साधनों को हम पारिश्रमिक दे रहे हैं सीमांत उत्पादकता के आधार पर, उन सभी को पारिश्रमिकों को जोड़ दिया जाए, तो अगर कुल उत्पादन के वो बराबर आ जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितना उत्पादन है उतना वो वितरित हो जा रहा है लागत के रूप में। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो समस्या है। इसीलिए एडिंग अप थ्योरम, आपने सारे पारिश्रमिकों को जोड़ रहे हो ना, एडिंग अप, और एड कर रहे हैं तो कुल उत्पादन के बराबर आना चाहिए, इसीलिए इसको एडिंग अप थ्योरम। दोनों का लॉजिक समझ में आया सबको? क्यों भाई, जल्दी बताओ। जी सर। हाँ, अब ये एक प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है। एडिंग अप प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं या प्रमेय बोलते हैं। इस तरह एक थ्योरी के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो इसको सॉल्व किया गया कि क्या भाई, जितना भी एक प्रोड्यूसर का, एक उत्पादन का, उत्पादक का प्रोडक्शन होता है, वो जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करता है, पारिश्रमिक देता है, भुगतान करता है, वो क्या बराबर होता है या नहीं होता। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए दो अप्रोच आए। कितने अप्रोच आए? दो अप्रोच आए। कितने अप्रोच आए? दो अप्रोच। एक है विकिस्टीड का, इसका है विकिस्टीड का, विकिस्टीड अप्रोच। विकिस्टीड अवधारणा, ठीक है ना। एक है हिक्स और सैमुल्सन अवधारणा, ठीक है ना। दो अवधारणा है, एक हिक्स और सैमुल्सन अवधारणा, हिक्स और सैमुल्सन अप्रोच, और एक है विकिस्टीड अप्रोच। दो अप्रोच इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग विकिस्टीड को देखेंगे। क्या देखेंगे? विकिस्टीड को, विकिस्टीड अप्रोच, ठीक है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? बता दीजिए आप लोग। वर्षा बेटा क्लियर है? वर्षा, प्रतिमा, हाँ। विकिस्टीड अप्रोच, हाँ, विकिस्टीड अवधारणा। सौम्या बेटा क्लियर है? समझ में आ रहा है? विकिस्टीड अप्रोच या विकिस्टीड अवधारणा, ये क्या है कहते हैं? विकिस्टीड कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि यदि उत्पादन में सीआरएस लागू हो, क्या हो, ध्यान से सुनना, क्यों कॉब डगलस यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, ये विकिस्टीड ने बताया है। विकिस्टीड ने कैसे उत्पादन समापन प्रमेय को सॉल्व किया या एडिंग अप प्रॉब्लम को समाप्त किया, सॉल्व किया, सॉल्यूशन दिया। इन्होंने कहा कि यदि उत्पादन में सीआरएस लागू, पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू हो, तो ऐसी स्थिति में अगर हम भुगतान करें सीमांत उत्पादकता के आधार पर, अगर हम उत्पादन के साधनों को
सीमांत उत्पादकता के आधार पर पेमेंट करें, तो अगर पूरा उत्पाद में से वो पेमेंट हो जाता है, जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हुआ है, कुल उत्पादन हुआ है, उससे वो पेमेंट हो जाता है सभी संसाधनों को। अगर उत्पादन में क्या लागू हो, CRS लागू हो। विकिस्ट्रीड ने क्या बोला कि अगर उत्पादन प्रक्रिया में CRS लागू होता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं, तो जो हम उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर भुगतान करते हैं, वो पूरे उत्पादन के बराबर हो जाता है। तो कोई समस्या सॉल्व हो गई ना। वो कैसे होता है, इस तरह इसको सॉल्व करने के लिए विकिस्ट्रीड ने इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन है यूलर, उनका प्रमेय लिया है। उन्होंने यूलर थ्योरम का साथ लिया है, यूलर प्रमेय का। तो यूलर प्रमेय हम लोगों ने देख ही लिया है। यूलर प्रमेय से वो लोग, विकिस्ट्रीड जो है वो यूलर प्रमेय से अपनी बात को सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं, हम लोग आगे चलते, ठीक है ना। यूलर प्रमेय क्या कहती है कि अगर सभी संसाधनों को हम उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर भुगतान करें, पारिश्रमिक करें, और वो कुल उत्पादन के बराबर आ जाए, तो उसी क्या कहते हैं, यूलर थ्योरम। चलिए अब हम यहाँ पे जनरल भाषा में क्या ले रहे हैं, केवल दो साधन, लेबर और कैपिटल। तो लेबर को किसके आधार पर बेच दे रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के आधार पर। भाई सीमांत उत्पादकता लेबर की प्लस कैपिटल की सीमांत उत्पादकता, कैपिटल की सीमांत उत्पादकता, ये किसके बराबर हो जाए, टोटल आउटपुट क्यू के बराबर। देखो श्रम की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, दोनों को पेमेंट कर दियो। अब पेमेंट किसके बराबर हो जाए, कुल उत्पादन क्या है, क्यू। तो इसी को क्या कहते हैं, यूलर थ्योरम, एडिंग अप थ्योरम, इसी को प्रोडक्ट एग्जॉस्शन थ्योरम, सब इसी को कहते हैं। अब ऐड कर रहे हो ना, क्यों भाई, श्रम को सीमांत उत्पादकता के आधार पर जो पेमेंट किए, पूंजी को जो सीमांत उत्पादकता के आधार पर पेमेंट किए, सबको ऐड कर रहे हो। अगर ऐड कर दिए और वो टोटल आउटपुट के बराबर आ जाए, तो इसी क्या कहते हैं, एडिंग अप थ्योरम। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना सबको, बताइए। कृपानंद समझ में आ रहा है, प्रतिमा, वर्षा? यस सर। जी सर। ओके, अब एल के नीचे एल वैसे ही रख। अब कॉब डगलस में क्या लिखते हो, ये एमपीएल क्या होता है, DQ बाई DL होता है। एमपीएल क्या होता है, DQ बाई DL प्लस के। एमपीके क्या होता है, DQ बाई DK बराबर Q, ठीक है। ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है यूलर थ्योरम। अब एल के नीचे एल, DQ बाई DL, Q क्या है, Q बराबर क्या होता है कॉब डगलस में, A L की पावर अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा, यही है ना। तो लिख दो D अपॉन DL, Q की जगह पे क्या लिखना है, A L की पावर अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा, प्लस K DQ के जगह पे फिर यहीं पे लिख दो A L की पावर अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई DK। क्लियर है यहां तक। अब एल के नीचे एल, अब इसको लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है कल की तरह। तो एल की पावर अल्फा को ही बस करना है, बाकी सब ऐसे उतर जाएंगे। हमने कल एक फार्मूला बताया था, एक्स की पावर एन है तो कैसा हो जाएगा, अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस। वैसे ये एल की पावर अल्फा है तो अल्फा एल अल्फा माइनस 1। तो चलिए कर दीजिए, ए ऐसे उतार लीजिए, अल्फा बगल में आ जाएगा, एल अल्फा माइनस 1, और ये एज इट इज उतार दीजिए। क्लियर है, वर्षा, प्रतिमा, समझ में आ रहा है ना। प्लस के, अब इसको भी ऐसे करो, ये वाले को अवकलन करना है, के की पावर 1 माइनस अल्फा। तो पहले इसको एज इट इज उतार दो, ए एल की पावर अल्फा,
अब इसको घात पहले उतारो, फिर के, अब फिर क्या करना है, के की पावर 1 माइनस अल्फा और -1, -1 आएगा ना, ये -1 माइनस अल्फा -1, ठीक है। चलिए लेबर के नीचे लेबर, अब ये यहां पे सॉल्व करिए। ए अल्फा एल की पावर अल्फा, ठीक है, और -1। अब ध्यान से देखिएगा कि एल यहां भी है। अब देखो दो एल हैं, एक एल ये है, एक एल ये है, तो जब बेस आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती। यहाँ पे घात 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। +1 कर दो, +1 कर दो, और फिर के की पावर क्या बचेगा, के की पावर 1 माइनस अल्फा, प्लस ये वाला के उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एल की पावर अल्फा है, -1 माइनस अल्फा, फिर अब देखिए यहाँ पे के की ये +1 -1 कट जाएगा, तो के की पावर क्या बचेगा, माइनस अल्फा। क्यों भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया? कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है पूछिए। प्रतिमा, कृपानंद, वर्षा, क्लियर है? जी सर। जी सर। हाँ, अब देखिए यहां भी +1 -1 कट जाएगा। अब उतार लीजिए एल, ए अल्फा एल की पावर अल्फा, के की पावर 1 माइनस अल्फा, प्लस के एल की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब देखो, अब यहाँ पे के मत लिखो, एक के ये है, एक के ये है, तो दोनों की घात जुड़ जाएगी। मान लो यहाँ पे 1 है, तो के की पावर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा +1, यही हो जाएगा ना, माइनस अल्फा +1। इसको 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा लिख सकते हो ना, माइनस अल्फा +1 है, थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसे लिखते, तो 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, लिख दो। लेबर इंटू ए अल्फा एल की पावर अल्फा, के की पावर 1 माइनस अल्फा, प्लस ए कहाँ गया, ए भी लिखते चलो, ए एल की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा और के की पावर 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? प्रतिमा, सौम्या? सर सर जब हाँ, आपने ये पहला वाला यहाँ पे ऐड कर दिया सर इक्वेशन हाँ, में, सर ये एल क्यों लिखा फिर? कहाँ एल कहाँ लिखा? सर ये देखिए सर, नीचे से तीसरी इक्वेशन पे जाइए हाँ, हाँ, सर, ये कहाँ? ये इधर आइए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उधर हाँ, नहीं सर, हाँ, सर ये और इधर ये यहाँ, वाला एल आपने ऐड कर दिया है ना उसकी पावर 1, हाँ, ये, यहाँ नहीं सर, इधर ये लेबर हाँ, वाले में एल वाला। हाँ, कहाँ लिखा है? तो सर आपने ये नीचे वाली इक्वेशन में एल को क्यों कैरी कर दिया सर? वो तो पावर ऐड हो गई ना। तो पावर ऐड हुआ है तो देखो -1 +1 कट गया ना, तो एल की पावर अल्फा ही बचेगा ना। तो सर बाहर वाला एल क्यों है, वही तो हम कह रहे हैं। कहाँ बाहर एल है, ये एल थोड़ी है, ए ये के अल्फा है। पहले, अरे सर ए के पहले जो एल है। अच्छा, हाँ, हाँ, सॉरी, 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 ये आपने सही पकड़ा है। सही पकड़ा है। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर 1 मिनट रुके रहिएगा, नोट कर लें। कृपानंद बताओ भाई, वर्षा, प्रतिमा, बताइए आप लोग। देखो ये एल इसलिए हटाया गया है क्योंकि देखो एल और एल को जोड़ा गया है ना, तो एल और पावर जोड़ जोड़ दी गई, अल्फा -1 +1 हो जाएगा, ठीक है ना? वर्षा बेटा समझ में आ रहा है ना? प्रतिमा? जी सर। हाँ, अब चलें आगे हम लोग। यस सर। अब जरा ध्यान सर में रखिएगा थोड़ा यही। हाँ बेटा। सर थोड़ा सा रुक जाइए, नोट कर लें।
हाँ ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए है, एल की पावर अल्फा है, के की पावर 1 माइनस अल्फा। ए एल की पावर अल्फा, के की पावर 1 माइनस अल्फा क्या होता है? क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। और ये देखिए, ए एल की पावर अल्फा, के की पावर 1 माइनस अल्फा, ये भी क्यू हो जाएगा। बचेगा क्या? इधर 1 माइनस अल्फा बचेगा, इधर अल्फा बचेगा। तो अब अगले पेज में यही लिखना है। तो अल्फा क्यू प्लस 1 माइनस अल्फा क्यू। क्यों भाई, यही बचेगा ना? समझ में आ रहा है ना? तो अल्फा, अब देखो यहां पे कॉमन क्या मिल रहा है? क्यू। ब्रैकेट में क्या बचेगा? अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया। अब क्यू का गुणा 1 से करोगे, क्यू आ जाएगा। देखो टोटल प्रोडक्ट आ गया ना? समझ में आ गया? प्रूव्ड हो गया ना? क्यों भाई? अगर मैं उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर पारिश्रमिक दिया तो टोटल प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया, कुल उत्पादन के बराबर आ गया ना? क्यू क्या है? कुल उत्पादन। देखो जो हमने प्रूफ किया है वही आ गया ना, क्यू बराबर क्यू आ गया। यानी हमारे पास श्रम और पूंजी हैं, उनको हम सीमांत उत्पादकता के आधार पर भुगतान किया, तो अगर वो भुगतान हमारे कुल उत्पादन के बराबर आ जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये कब आ रहा है? जब हम कॉब डगलस उत्पादन फलन को ले रहे हैं। ये कब आ रहा है? जब कॉब डगलस उत्पादन फलन को ले रहे हैं। कॉब डगलस में क्या होता है? सीआरएस पाया जाता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसलिए जो कॉब डगलस उत्पादन फलन होता है वो यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। देखो यूलर थ्योरम को कॉब डगलस सेटिस्फाई कर दिया ना। कॉब डगलस उत्पादन फलन को हमने लिया और यूलर थ्योरम ये सॉल्व हो गई। इसको हमने सॉल्व किया तो क्यू आ गया। देखो क्यों भाई, क्लियर है ना? वर्षा, प्रतिमा, समझ में आ गया? सौम्या? जी सर। यस सर। ओके। अब दूसरा अप्रोच देखते हैं। दूसरा अप्रोच हिग्स और सैमुल्सन। हिग्स और सैमुल्सन अवधारणा, ठीक है? हिग्स और सैमुल्सन, हिग्स और सैमुल्सन का काफी पॉपुलर है, ठीक है ना? हिग्स और सैमुल्सन का काफी पॉपुलर है क्योंकि ये विकिस्टीड की आलोचना करे थे। इन्होंने कहा कि जब साधनों को उनके सीमांत उत्पादकता के आधार पर भुगतान किया जाए, उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के आधार पर भुगतान किया जाए, तो एक समस्या उत्पन्न होती है। कि क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है? कि यदि सभी साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर का भुगतान पर्याप्त होगा, जो टोटल प्रोडक्ट है हमारा, जो कुल उत्पादन है उससे वो भुगतान हो जाएगा? क्या पूरे उत्पादन के सभी संसाधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जा सकता है? ये संभव है? तो इसका सॉल्यूशन हिग्स और सैमुल्सन ने किया। हिग्स, देखो विकिस्टीड ने क्या माना था? विकिस्टीड ने कहा कि सीआरएस हो तभी जो है ये पॉसिबल है। सीआरएस यानी उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू होंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन हिग्स और सैमुल्सन ने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सीआरएस ना भी हो तब भी ये समस्या का समाधान हो सकता है। कैसे? उन्होंने, हिग्स और सैमुल्सन का मानना है कि जो विकिस्टीड ने जो सॉल्यूशन दिया है उसको इन्होंने स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि जो सीमांत उत्पादकता के आधार पर अगर हम पारिश्रमिक दें और वो कुल उत्पादन के बराबर हो जाए, उसका कारण जो विकिस्टीड ने बताया है वो उचित नहीं है।
कारण ये मूल नहीं है, मूल कारण वो नहीं है, मूल कारण जो हम बता रहे हैं वो है। इन्होंने क्या बताया, इनका कहना है कि एक लॉन्ग टर्म परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है। क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती। ये क्या बताते हैं कि एक दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, लॉन्ग टर्म परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशन होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए तो कुल उत्पादन से वो पूरा हो जाएगा। इन्होंने एक दूसरी सिचुएशन ली कि इन्होंने क्या बताया कि यदि उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए तो कुल उत्पादन के बराबर कब हो जाएगा? जब दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी। ये कौन बोला? हिग्स और सैमुअल्सन। इसका मतलब क्या है कि कुल उत्पाद क्या हुआ? दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता मतलब यार इंग्लिश में भी तो बोले। लॉन्ग टर्म परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होगी, लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होगी तो तभी कुल उत्पादन के साधनों को सीमांत उत्पादकता के आधार पर जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो वेज और इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो कुल उत्पादन के बराबर हो जाएगा। ये कब बराबर होगा? जब परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लॉन्ग रन में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में क्या होता है? कोई बताएगा हमें? इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? जीरो होता है। आर्थिक लाभ क्या होता है दीर्घकाल में? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जीरो, यानी सामान्य लाभ होता है। सामान्य लाभ पूर्ण प्रतियोगिता में यही होता है ना दीर्घकाल में। इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो गई। यही तो हम प्रूव कर रहे हैं कि भैया जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है, टोटल आय है, वो बराबर हो जानी चाहिए किसके? अगर हम उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर मजदूरी दें, पारिश्रमिक दें, तो भाई वो कॉस्ट ही तो होगी। श्रम और पूंजी को जो आप भुगतान करोगे वो कॉस्ट में ही तो आएगा। तो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो। ये कब होगा? जब दीर्घकालीन को। क्यों भाई, समझ में आ गया? बताइए आप लोग। यस सर। अब ये बताओ टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पी इंटू क्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पी इंटू क्यू बराबर। टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट कहाँ खर्चा हो रही है हमारी? या तो लेबर पे या तो कैपिटल पे। यही हो रहा है ना। तो लेबर को क्या देते हो? वेज। कैपिटल को क्या देते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो WL प्लस आर के। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? P इंटू क्यू। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? WL प्लस आर के। लेबर को क्या दे रहे हो? वेज, मजदूरी। कैपिटल को क्या दे रहे हो? ब्याज। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना? अब पूर्ण प्रतियोगिता में नोट करके लिखो, नोट। अब हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? एक जो फर्म होती है वो कब तक लेबर को हायर करती है? जब तक W बराबर VMPL न हो जाए। एक फर्म जो है वो श्रमिकों को कब तक हायर करती है, डिमांड करती है, मांग करती है? जब तक W बराबर VMPL न हो जाए, यानी श्रम की जो सीमांत उत्पादकता का मूल्य है उसके बराबर न हो जाए। अब VMPL कैसे निकलता है, कोई बताएगा? P इंटू MPPL।
मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सीमांत भौतिक उत्पादकता जो श्रम की है उसको अगर हम प्राइस से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, VMPL, श्रम की सीमांत उत्पादकता का मूल्य। मूल्य कैसे पता चलता है, प्राइस से गुणा करके ना। वैसे ही कैपिटल का भी, कि R जहां बराबर हो जाए किसके, VMPK के, तो VMPK क्या होगा, P इंटू MPPK, सीमांत भौतिक उत्पादकता पूंजी की, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये दोनों बात क्लियर है? क्यों भाई, बताइए आप लोग। वर्षा, प्रतिमा, सौम्या। यस सर। ओके, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, R की और W की पुट करिए, तो P इंटू क्यू बराबर W की वैल्यू क्या है, P इंटू MPPL इंटू L, प्लस R की वैल्यू क्या है, P इंटू MPPK इंटू K। समझ में आया यहां तक? क्यों भाई, बताइए आप लोग, यहां तक क्लियर है? वर्षा, प्रतिमा, बेटा बताओ। बताइए भाई। सर ओके, अब इसमें इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में P से भाग करने पर, P से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, कर दीजिए, PQ डिवाइडेड बाई P, और P इंटू MPPL इंटू L डिवाइडेड बाई P, प्लस P इंटू MPPK इंटू K डिवाइडेड बाई P। P से P कैंसिल, P से P कैंसिल, P से P कैंसिल, ठीक है ना। तो Q बराबर क्या आ गया, बताइए आप लोग, MPPL इंटू L प्लस MPPK इंटू K। यही तो प्रूफ कर रहे हैं। लेबर को उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर वेज मिली, प्लस पूंजी को उसके सीमांत उत्पादकता के आधार पर वेज मिली, दोनों को जो वेज मिली अगर दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो अगर वो भुगतान जो हम भुगतान कर रहे हैं श्रम और पूंजी को, वो कुल उत्पादन के बराबर आ जाए, कोई समस्या नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एग्जॉशन प्रमेय, उत्पादन समापन प्रमेय या एडिंग अप प्रमेय। क्यों भाई, प्रूव हो गया? समझ में आ गया? बताइए आप लोग, बताइए, क्लियर है यहां तक? यस। अब इसको थोड़ा एक डायग्राम से देखते हैं। प्रतिमा बेटा समझ में आया है ना, बताइए। जी सर। हाँ, अब इसको एक डायग्राम से देखते हैं तो और क्लैरिटी है। देखो, दीर्घकाल में, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होता है, यहां पर हम क्या लेते हैं, यहां पे हम क्वांटिटी लेते हैं, यहां पे क्या ले रहे हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट, यहां पे आय और लागत ले। पूर्ण प्रतियोगिता में आप लोग बताओ जरा हमें कि यहां पर क्या होता है, AR बराबर MR होता है, AR बराबर MR बराबर P, ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में MC कैसा होता है, ऐसा होता है, ALMC है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। और दीर्घकाल में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सामान्य लाभ होता है, तो कहां से जाएगा, AC, यहां से जाएगा, ये LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब जहां पे कट कर रहे हैं MC और MR, जहां कट करते हैं वहां आउटपुट डिसाइड होता है Q, दिस इज द प्राइस। तो अब देखो, हम जितना पेमेंट, इतना हम उत्पादन कितना कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना है, इतना ही प्रोडक्शन है ना, P इंटू क्यू प्रोडक्शन होता है। क्यों भाई, P इंटू क्यू प्रोडक्शन हो गया, और इतना ही लागत भी है, क्योंकि AC भी तो उतना ही है। यानी जितना हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट कर रहे हैं उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, सीमांत उत्पादकता के आधार पर पेमेंट किया जाता है।
तो जितना हम सीमांत उत्पादकता के आधार पर पेमेंट कर रहे हैं श्रमिकों का, उन सभी का जो लागत है वो भी इसी के बराबर है और हमारा उत्पादन भी इतना ही है। तो जितना हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा पेमेंट कुल उत्पादन से हो जा रहा है, यानी हमारा जो कुल उत्पादन है वो समाप्त हो जा रहा है। तो उत्पाद समापन प्रमेय प्रूफ हो गई ना। यहाँ पे क्या है, टोटल रेवेन्यू बराबर हो जा रहा है टोटल कॉस्ट के, यानी प्रॉफिट क्या है, जीरो, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो प्रूफ हो गया ना। क्यों भाई, सभी को क्लियर है, बताइए। प्रतिमा, कृपानंद कहाँ चले गए थे भाई, समझ में आया? ओके, वर्षा आप बताइए, सौम्या। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोगों का जो है, अब अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉब डगलस की। अगली प्रॉपर्टी है कॉब डगलस में कि कॉब डगलस में श्रम और पूंजी की, कॉब डगलस में श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता धनात्मक और घटती हुई होती है। ठीक है ना? यानी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता धनात्मक और घटती हुई होती है। इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, marginal product of labor and marginal product of capital are positive and decreasing। ठीक है ना, आर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ये यूजीसी नेट क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ये एक ऑप्शन में था। अगली प्रॉपर्टी, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, कॉब डगलस उत्पादन फलन में, कॉब डगलस उत्पादन फलन में एमआरटीएस सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर कैपिटल अपॉन लेबर का फलन होती है, पूंजी और श्रम अनुपात का फलन होती है। एमआरटीएस हमने बताया था, क्या आया था, कोई बताएगा? कॉब डगलस में एमआरटीएस हमने डिराइव किया था, क्या आया था? अल्फा अपॉन बीटा इंटू के बाई एल, यही आया था ना। अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो स्थिर टर्म है, तो किसका फलन होगा, के बाई एल का। ठीक है, और देखो कॉब डगलस उत्पादन फलन इनाडा कंडीशन को, इनाडा शर्तें को पूरा करता है। ठीक है, ये 2016 में यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या सेटिस्फाई करता है, इनाडा शर्तों को। एक इनाडा कंडीशंस होती हैं, बताएंगे हम। इनाडा कंडीशंस को फॉलो करता है, शर्तों को पूरा करता है कॉब डगलस। कल हमने क्विज में ये क्वेश्चन डाला हुआ था, याद है किसी को तो? ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी, कॉब डगलस उत्पादन फलन कॉब डगलस उत्पादन फलन वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या होता है, वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना, इसको हिंदी में इसका वर्ड हमें नहीं मिला, वेल बिहेव्ड ही लिख लो, हिंदी मिलेगी तो मैं बता दूं। कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या कहलाता है, वेल बिहेव्ड उत्पादन फलन कहलाता है। मतलब वेल बिहेव्ड का मतलब बहुत अच्छा उत्पादन फलन कहलाता है। अब बहुत अच्छा उत्पादन फलन की क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो वेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, उत्पादन फलन होते हैं, वही इनाडा कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं।
और वेल बिहेव अगर नहीं है तो इनाडा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना? तो हम आगे कल बात करेंगे इनाडा कंडीशंस की। और प्रोडक्शन एकदम खत्म हो गया है, प्रोडक्शन में अब कोई भी चीज नहीं रह गई है कि जो बताने लायक। तो यहां तक सभी को क्लियर है? क्यों भाई? वर्षा, प्रतिमा, कृपानंद, सर। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। जी सर। अब हम लोग थोड़ा लागत की भी शुरू कर देते हैं। लागत क्या होता है? तो बताओ लागत क्या होती है? लागत, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कौन बताएगा? लागत क्या होती है? लागत, कॉस्ट, बताओ भाई। सर प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी खर्चे आते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, सबसे हम कॉस्ट कहते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी लागत क्या है? जो हम सर्विसेज का, जो वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं और उनके उत्पादन के लिए जो भी हम पैसा खर्च करते हैं रॉ मटेरियल्स पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए, वो सब क्या है? लागत कहलाती है। लागत कितने तरह की हो सकती है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। लागत कितने तरह की हो सकती है? लागत के प्रकार। क्यों भाई? लागत कितने तरह की हो सकती है? पहली है अवसर लागत। अवसर लागत और कितने तरह की हो सकती है? बताओ भाई। रियल कॉस्ट। मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी कॉस्ट। और तीसरा रियल कॉस्ट। स्थिर लागत। हाँ वेरी गुड, वास्तविक लागत, स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल लागत, परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट। और भैया छठवां आर्थिक लागत, व्यक्तिगत लागत। इकोनॉमिक कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट। स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट। सामाजिक लागत और निजी लागत। और भैया अव्यक्त लागत। अव्यक्त लागत और नौवां व्यक्त लागत। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अव्यक्त और व्यक्त लागत। और बताओ कोई भाई, और कुछ बच रहा है? हाँ? संक कॉस्ट सर। संक कॉस्ट, संक अकाउंटिंग लागत। कॉस्ट सर। हाँ लेखांकन लागत, अकाउंटिंग कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। और रियल कोई है भैया? कॉस्ट। रियल कॉस्ट रियल सर। कॉस्ट लिख दिए हैं, लिखिए। 11 तरह की कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, शू लेदर लागत। ठीक है ना? 12 तरह की लागत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? कोई भी लागत इससे बाहर नहीं है, सब इसी में। तो कल हम लोगों को इसकी बारे में चर्चा करें। अब कल इनाडा कंडीशन को भी बताएंगे। इनाडा कंडीशन क्या होती है? ठीक है, तो थोड़ा आप लोग इसको पढ़ के आइएगा बढ़िया से एकदम। अवसर लागत, रियल कॉस्ट, मौद्रिक लागत, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है ना? फिर हम लोग टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है, एसी, एमसी, एएफसी, एबीसी कैसा होता है, इस सब कर्व के बारे में बात करेंगे।
ठीक है ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक बार सर शुरू से सब बोल दीजिएगा सर। क्या क्या पढ़ना है ना।